So we will very quickly revise refrigerator again. तो अगर आपका कल ध्यान नहीं था या कल समझ में नहीं आया तो वापस ध्यान दो. इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी इजी. सिर्फ आपको थोड़े से बेसिक्स पता होने चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स ये जो होते हैं दे आर हीट इंजन्स दैट वर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन. अब बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे? एज यू नो, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर temperature region to a lower temperature region, and heat cannot flow on its own from lower temperature region to higher temperature region. अब अगर आपको याद होगा, हीट इंजन में आप हीट का कन्वर्जन वर्क में करते हो, बराबर. यहाँ पे आप लोअर टेम्परेचर रीजन से हीट को एक्सट्रैक्ट करके हायर टेम्परेचर रीजन में रिजेक्ट करने के लिए वर्क का कन्वर्जन हीट में करते हो. मतलब हीट इंजन कन्वर्ट्स heat into work and heat pumps or refrigerator converts work into heat. तो याद रखना, backward direction मतलब they convert mechanical work into heat. So let us try to understand how heat can flow from a colder region to a hotter region. इसके लिए आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता होना चाहिए. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के 3 स्टेटमेंट है. एक है जनरल स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट आज आएंगे आगे. तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, what we know is heat cannot flow from a region of lower temperature to a region of higher temperature on its own, अपने आप spontaneously. अगर हमको कोल्डर रीजन से हीट को फ्लो करवाना है हॉटर रीजन में, अपने आप नहीं होगा, बट वी कैन फोर्स द हीट टू फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम. तो कोल्डर रीजन से हॉटर रीजन में हीट को लेके जाने के लिए सिस्टम पे वर्क करना पड़ता है. देन रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स एंड हीट पंप्स आर हीट इंजन्स which force the heat to flow from which region to which region? Colder to hotter. ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है. स्कीमेटिक डायग्राम जस्ट गिव्स यू रफ आइडिया कि यहाँ पे हमको क्या करना है. सबसे पहले कोल्ड और हॉट दो रीजन होने चाहिए, कोल्ड रीजन, हॉट रीजन. देन यू सी, आपको हीट कहाँ से एब्जॉर्ब करना है? कोल्ड रीजन से, तो हीट एब्जॉर्प्शन. और रिजेक्ट कहाँ करना है? हॉट रीजन में, तो हीट रिजेक्शन. अब हीट का एब्जॉर्प्शन करना है तो उसके लिए सम प्रोसेस विल बी इन्वॉल्व. तो उसमें हम लोग करते क्या है, जो रेफ्रिजरेंट है, बाय द वे रेफ्रिजरेंट इज अ फ्लूइड. व्हेन आई से फ्लूइड मतलब कभी ये लिक्विड होगा, कभी ये गैस होगा. तो कभी लिक्विड कभी गैस, वो देखेंगे आगे. बट यू हैव अ फ्लूइड विच इज बेसिकली फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेंट. तो ये जो हीट एक्सट्रैक्शन का काम है, इट इज अचीव विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट इज अचीव विद द हेल्प ऑफ फेज चेंज ऑफ अ फ्लूइड नोन एज रेफ्रिजरेंट. और मैंने बोल ही दिया फेज चेंज मतलब कभी ये गैस होगा, कभी ये लिक्विड होगा, राइट. अब यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग. मैंने बोल दिया फेज चेंज मतलब कभी गैस कभी लिक्विड. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गैस एंड लिक्विड इज द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. अगर आपको गैस का कन्वर्जन लिक्विड में करना है तो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस कम करना पड़ेगा. इसको बोलते हैं कंडेंसेशन. और ये तब होता है जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, बिकॉज इंक्रीजिंग द प्रेशर मतलब डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. और अगर आपको लिक्विड का कन्वर्जन गैस में करना है तो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, राइट. इसको बोलते हैं इवापोरेशन. और प्रेशर इस केस में क्या होगा? कम होगा. प्रेशर डिक्रीज होना मतलब डिस्टेंस बढ़ना, और प्रेशर बढ़ना मतलब डिस्टेंस डिक्रीज होना. तो प्रेशर डिक्रीज होना मतलब डिस्टेंस बढ़ना मतलब लिक्विड का कन्वर्जन गैस में होना. और जब प्रेशर बढ़ाते हो तो डिस्टेंस कम होता है मतलब कंडेंसेशन होना. गैस का वापस से कन्वर्जन किसमें होगा? इसमें लिक्विड में. तो ये जो हीट का फ्लो है फ्रॉम कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन, इट इज अचीव विद द हेल्प ऑफ फेज चेंज ऑफ अ फ्लूइड नोन एज रेफ्रिजरेंट. और फेज चेंज अपने आप नहीं होता. फेज चेंज के लिए यू हैव टू फोर्स द फ्लूइड टू इवोपरेट. तो इसलिए हमने फोर्स सेपरेशन किया. एंड सिमिलरली यू हैव टू फोर्स द फ्लूइड टू कंडेंस, राइट. तो द रेफ्रिजरेंट इज फोर्स टू इवोपरेट and then condense. Evaporate मतलब pressure should decrease and condense मतलब pressure should increase. तो ये जो forced evaporation and condensation है, you are doing this with the help of
डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर डिक्रीज किया, क्या हो गया, इवापोरेट। कंडेंस करने के लिए इंक्रीज किया, फिर क्या किया, डिक्रीज किया, फिर क्या किया, इंक्रीज किया, फिर क्या किया, डिक्रीज किया, ऐसे चलता जाएगा। गुड। तो रेफ्रिजरेंट will extract the heat of evaporation from the objects या फिर from the substance in the cold region and reject this heat to the hot region, मतलब outside the refrigerator. Then अभी ये एक schematic diagram तो पता ही है तुमको। Then अभी ये जो heat का flow हो रहा है वो कैसे हो रहा है, let us very quickly revise again. So how do you achieve this? सबसे पहले you have to understand heat from cold region is carried to the hot region by refrigerant, याद रखना आप। It extracts heat from the cold region due to forced evaporation. तो ये basic चीजें याद रखो। I'll just skip to the main part. What is the process of refrigeration? याद है, कल बताया था मैंने। What is the meaning of refrigeration? It is a process of cooling a space or substance of a system and to maintain the temperature below its ambient temperature. मतलब आपको एक रीजन को, एक स्पेस को या सब्सटेंस को कूल करना है और उसका टेम्परेचर आपको सराउंडिंग के कंपैरिजन में कम रखना है। आपके घर में भी ऐसा ही होता है, रेफ्रिजरेटर ऑन करते हो तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो चेंबर है पहले तो वो कूल होता है और उसके बाद से वो कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है कंपेयर टू आउटसाइड टेम्परेचर। तो रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ स्पेस और सब्सटेंस ऑफ द सिस्टम एंड टू मेंटेन द टेम्परेचर बिलो एम्बिएंट टेम्परेचर। रिमेंबर दिस। देन वो पिछला स्कीमेटिक था डायग्राम, ये थोड़ा सा डिटेल्ड है। दिस इंक्लूड्स लिटिल बिट ऑफ डिटेल्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो जैसे पिछले केस में तुमने देखा था कोल्ड रीजन, यहाँ पे है इनसाइड रेफ्रिजरेटर विच इज कोल्ड रीजन, हॉट रीजन विच इज द सराउंडिंग इन दिस केस। एंड यू विल सी देयर इज अ एक्सपेंशन वॉल, देयर इज अ कंप्रेसर एंड देयर इज अ कूलिंग ट्यूब। ये जो ट्यूब है जिसमें से रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट होगा इसको बोलते हैं कूलिंग ट्यूब। तो किसी भी रेफ्रिजरेटर के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज कंप्रेसर, number 2 is expansion wall and number 3 is closed tube which carries refrigerant. इसको cooling tube भी बोलते हैं by the way. This is also called as cooling tube. So these are the 3 basic elements of a refrigerator: compressor, expansion wall and closed tube. अब याद रखना जो भी रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस होगा, मतलब एक सिस्टम को कूल करने का काम होगा, वो इन 3 के हेल्प से होगा। तो we'll try to understand this with the help of energy flow diagram. Do you remember energy flow diagram of a heat engine? क्या था? Heat is extracted from source, hot reservoir. Part of the heat is converted to work and the remaining is rejected to sink, right? But heat was extracted from the hot reservoir which was at higher temperature. So heat was flowing on its own from higher temperature to the system. Then the heat absorbed by the system, positive heat क्योंकि heat absorb होता है उस केस में, part of it was converted to work and the remaining was rejected to sink. Again sink was at lower temperature, so heat was flowing on its own. यहाँ पे वैसा नहीं है। और by the way यहाँ पे hot reservoir नहीं, यहाँ पे hot region है जिसका टेम्परेचर TH या फिर T1 आएगा। और यहाँ पे cold reservoir नहीं, यहाँ पे cold region है, टेम्परेचर is TC और T2। और you will have to extract heat from cold region and give it to hot region. On second law of thermodynamics tells us heat on its own cannot flow from cold region to hot region. तो क्या करेंगे फिर, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो समझेगा आगे। यू हैव टू पे अटेंशन हियर, मतलब हियर ना। गुड। So you have to extract heat from here and send it there. This is cold region, that is hot region. Heat on its own will not be able to flow from cold region to hot region. External work has to be done. यहाँ पे work input होता है, वहाँ पे work output था, करेक्ट। हीट इंजन में इसलिए मैंने बोला हीट इंजन का अपोजिट ऑपरेशन है, वहाँ पे इनपुट हीट था, आउटपुट वर्क था, यहाँ पे इनपुट वर्क है, आउटपुट हीट है। गुड। तो हमको यहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करना था, अपने आप नहीं होगा इसलिए वर्क इनपुट हुआ। तो इनपुट वर्क प्लस हीट एक्सट्रैक्टेड विल गो टू हॉट रीजन। मतलब यहाँ पे भी इक्वेशन सेम ही बन रहा है, W प्लस QC इक्वल्स टू QH। हीट इंजन में भी सेम था, एग्जैक्टली सेम था, QH इक्वल टू W प्लस QC। अब ये जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट, मतलब रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स और ये 4 स्टेप इन सीक्वेंस तुमको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू पे अटेंशन हियर। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज
heat always flow on its own from high temperature to low temperature. अब तुमको अगर एक चेम्बर को कूल डाउन करना है मतलब वहां से हीट बाहर लेके आना है, यहाँ पे हीट बाहर लाने का काम कौन कर रहा है? रेफ्रिजरेंट। तो जब रेफ्रिजरेंट उस चेम्बर के अंदर जाएगा, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर सराउंडिंग मतलब चेम्बर के टेम्परेचर से कम होना चाहिए, है ना। चेम्बर में कौन कौन है? मे बी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कोल्ड ड्रिंक। तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? द वर्क ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द सब्सटेंस, टेक इट आउट। लेकिन वो हीट एक्सट्रैक्ट कब कर पाएगा? वो जब वो खुद लोअर टेम्परेचर पे है। किस पे हो? लोअर। नहीं तो उल्टा काम करके आएगा, उसको तुम हायर टेम्परेचर पे भेजोगे अंदर, वो हीट दे के वापस आ जाएगा। तो इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द चेम्बर, द रेफ्रिजरेंट मस्ट बी एट लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू द चेम्बर। अब ये कैसे करते हैं फिर? सबसे पहले इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, एक्सपांशन वॉल, कंप्रेसर एंड कूलिंग ट्यूब। कूलिंग ट्यूब का एक पार्ट रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है, जिसको तुम इवापोरेटर कॉइल बोलते हो या फिर कूलिंग कॉइल बोलते हो। इवापोरेटर कॉइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे फोर्स्ड इवापोरेशन हो रहा था। कहाँ हो रहा था? कोल्ड रीजन में। कोल्ड रीजन मतलब कौन? इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। वहां पे क्या होने वाला है? इवापोरेशन होने वाला है, मतलब लिक्विड विल बी कन्वर्टेड टू गैस, राइट। इसलिए उसका नाम है इवापोरेटर कॉइल, या फिर उसी का नाम है कूलिंग कॉइल, क्योंकि कूलिंग का प्रोसेस कौन करने वाला है? रेफ्रिजरेंट जो अंदर है वो। क्लियर यहाँ तक? गुड। अब ये जो रेफ्रिजरेंट है उसको तुम लो टेम्परेचर पे लाओगे कैसे? टेल मी वन थिंग, गैस का कूलिंग कब होता है या किसी भी लिक्विड का, फ्लूइड का कूलिंग कब होता है? when it does work without taking heat from outside। मेरे पास एक गैस है और मैंने उसको एडियाबैटिक वॉल लगा दी है, द गैस और द फ्लूइड इज नॉट एबल टू टेक हीट फ्रॉम आउटसाइड बट इट इज मूविंग द पिस्टन अप, मतलब वर्क इज डन बाय द गैस विदाउट टेकिंग हीट फ्रॉम आउटसाइड। तो बाहर से तो हीट आया नहीं, लेकिन गैस ने वर्क किया, तो गैस का एनर्जी कम हो गया। तो गैस का इंटरनल एनर्जी कम होना मतलब क्या होना? कूलिंग होना। क्या होना? कूलिंग होना। रिमेंबर दिस। दो चीजें होनी चाहिए थी, एक जो फ्लूइड है रेफ्रिजरेंट, इट शुड बी कन्वर्टेड टू गैस, और यू नो गैस में कन्वर्जन करना है मतलब प्रेशर तुमको डिक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर डिक्रीज करना मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करना, और इंक्रीज इन वॉल्यूम मतलब एक्सपांशन। क्या होता है? तो दो चीजें एक साथ होनी चाहिए, एक तो एक्सपांशन, दूसरा एडियाबैटिक। द fluid in this case refrigerant should not be able to take heat from outside. So have a guess which will be the first stroke? Adiabatic expansion। तो adiabatic expansion में fluid is doing work, because it is doing work मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और विदाउट टेकिंग हीट फ्रॉम आउटसाइड तो टेम्परेचर विल गो डाउन। नंबर 2 एक्सपांशन हो रहा है, तो लिक्विड का कन्वर्जन गैस में हो रहा है। So the fluid passes through expansion wall and expands into low pressure region. And remember, low pressure region is a region inside the chamber. This fluid turns into gas and cools down. मतलब you have made sure कि रेफ्रिजरेंट पहले तो गैस बना और वो कूल गैस है, वो जब अंदर जाएगा तो उसका टेम्परेचर सराउंडिंग में जो सब्सटेंसेस है, चेम्बर के अंदर जो सब्सटेंस है उससे कम होगा। अब बताओ नेचुरली हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। तो वो जो रेफ्रिजरेटर के अंदर तुमने सब्सटेंस रखे उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और रेफ्रिजरेटर का कम है, राइट। तो रेफ्रिजरेंट विल टेक द हीट फ्रॉम द सब्सटेंस और द सिस्टम, बराबर। बट रिमेंबर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर यू हैव लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर और कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो हीट ले रहा है, कौन ले रहा है? रेफ्रिजरेंट। किससे ले रहा है? सब्सटेंस से। इट इज एक्सट्रैक्टिंग हीट at constant pressure। So which a process which takes place at constant pressure is isobaric। तो आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है। किसका बढ़ रहा है? रेफ्रिजरेंट का, क्योंकि वो हीट ले रहा है। तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? चार्ल्स लॉ। प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने को क्या बोलते हो? एक्सपांशन। और ये एक्सपांशन कौन सा है? आइसोबारिक।
The cool gas is in thermal contact with the inner compartment of the fridge, right? Good. Then it will extract heat. Now flows from the object inside the fridge to the refrigerant, since refrigerant is at lower temperature. With increase in temperature of the refrigerant, volume also increases but at constant pressure, and hence this is isobaric expansion. यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझा? मतलब पहला एडियाबैटिक एक्सपांशन क्यों हुआ? क्योंकि हमको एक्सपांशन मतलब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना था, और एडियाबैटिक क्योंकि वो गैस कूल गैस होना चाहिए, सो दैट इट शुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द सिस्टम, राइट? अभी हीट एक्सट्रैक्ट हो गया, अब उसको बाहर आना है, और बाहर आके हीट रिजेक्ट करना है, बाहर आके हीट रिजेक्ट करना है। बाहर भी तो सेम फिजिक्स है ना, हीट विल नेचुरली फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर ये रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा है। रेफ्रिजरेंट वॉज सपोज टू एक्सट्रैक्ट हीट, एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, इट वॉज सपोज टू गो आउट एंड रिजेक्ट हीट, पर प्रॉब्लम क्या आ गया कि जो बाहर सराउंडिंग इट इज एट हायर टेम्परेचर देन रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट उल्टा हीट ले लेगा उससे देने की जगह पे, तो क्या करोगे? क्या करोगे? बाहर कंप्रेसर था, कंप्रेसर ने क्या किया, जैसे ही ये गैस मतलब रेफ्रिजरेंट बाहर आया, उसने उसको सडनली कंप्रेस किया। सडन कंप्रेशन मतलब कौन सा कंप्रेशन? एडियाबैटिक। तो बाहर आके कंप्रेसर ने एडियाबैटिक कंप्रेशन किया, उससे दो काम हुए। व्हेन यू से कंप्रेशन, प्रेशर इंक्रीजेस तो कंडेंसेशन हो गया, गैस इज कन्वर्टेड टू नाउ लिक्विड। नंबर टू, इट इज सडन कंप्रेशन, तो जो भी वर्क डन हुआ है कंप्रेशन में, इट इज नॉट एबल टू गो आउटसाइड, तो रेफ्रिजरेंट को ही मिल गया, तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि सराउंडिंग से ज़्यादा हो गया, बराबर। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन विल बी द नेक्स्ट स्टेप। तो क्या हुआ इसमें? द गैस इज नाउ ट्रांसफर्ड टू द कंप्रेसर विच डज मोस्ट ऑफ द वर्क इन दिस प्रोसेस, एंड देन ऑफ कोर्स द गैस इज compressed adiabatically, heating it up and turning it back to liquid. रिमेंबर, ये दोनों काम हो गए एक स्ट्रोक में, कंडेंसेशन भी हो गया और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर सराउंडिंग के कंपेरिजन में बढ़ भी गया। अब हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब एटमॉस्फेयर, क्योंकि तुमने अगर रेफ्रिजरेटर देखा होगा कंप्रेसर डायरेक्ट बाहर होता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है कांस्टेंट, तो अब रेफ्रिजरेंट इज एट हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, इट विल स्टार्ट लूजिंग हीट टू द सराउंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब अगला स्टेप क्या आएगा? आइसोबारिक कंप्रेशन। मतलब कंप्रेशन क्यों? इट इज लूजिंग हीट। कौन हीट लॉस कर रहा है? रेफ्रिजरेंट, कांस्टेंट प्रेशर पे। अगेन चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल, हीट लॉस होना मतलब टेम्परेचर फॉल होना, टेम्परेचर फॉल होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होना मतलब कंप्रेशन होता है, तो आइसोबारिक कंप्रेशन। द हॉट लिक्विड passes through the part of the cooling tube which is exposed to atmosphere and transfers heat to the atmosphere. As the temperature decreases, volume also decreases at constant pressure, hence the process is isobaric. तो ओवरऑल इट इज अ 4-स्ट्रोक प्रोसेस। अब यार क्या रखते हैं, बहुत सिंपल है ये, एडियाबैटिक आइसोबारिक, एडियाबैटिक आइसोबारिक, एक्सपांशन एक्सपांशन, कंप्रेशन कंप्रेशन, एडियाबैटिक आइसोबारिक, एडियाबैटिक आइसोबारिक, एक्सपांशन एक्सपांशन, कंप्रेशन कंप्रेशन। तो पहला स्ट्रोक क्या था? इसमें क्या हुआ? रेफ्रिजरेंट passes through wall and expand and cools down, becomes a gas, goes inside, अंदर जाके क्या किया? हीट एक्सट्रैक्ट किया एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर तो आइसोबारिक है, और हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बढ़ेगा तो आइसोबारिक एक्सपांशन हो गया। सेकंड स्ट्रोक है आइसोबारिक एक्सपांशन। रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। इसके बाद ये बाहर जाएगा, जैसे बाहर जाएगा कंप्रेशन होगा। कौन सा कंप्रेशन होगा? एडियाबैटिक। तो रेफ्रिजरेंट passes through compressor and is compressed, it is converted back to liquid and it is heated up. उसके बाद it rejects the heat to the surrounding at constant pressure. The fourth stroke is isobaric compression. So this is one complete cycle of a refrigerator. ये एक complete cycle है। तो अब just to see if you remember, जो मैंने जनरल हीट इंजन बताया था, आज हम अगले हीट इंजन के पास जाएंगे, लेकिन जो जनरल बताया था उसमें भी 4 स्ट्रोक थे। कौन से 4 स्ट्रोक थे? हीट एब्जॉर्प्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ए टू बी, राइट। उसके बाद था
Adiabatic expansion, pressure increases, volume increases, pressure decreases. Volume increase होना मतलब work done by the gas, output work. उसके बाद था heat rejection, हाँ, वो भी आइसोकोरिक था. तो आइसोकोरिक एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एडियाबैटिक, राइट, वो वैसा था. यहाँ पे क्या है, एडियाबैटिक आइसोबारिक, एडियाबैटिक आइसोबारिक. वहाँ क्या था, आइसोकोरिक एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एडियाबैटिक. यहाँ पे क्या है, एडियाबैटिक आइसोबारिक, एडियाबैटिक आइसोबारिक. एक्सपांशन एक्सपांशन, कंप्रेशन कंप्रेशन. अब वी विल डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या फिर परफॉर्मेंस फैक्टर ऑफ रेफ्रिजरेटर. जैसे अब बाय द वे ये या फिर थर्मल इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन यूज क्यों होता है, जब आपको दो दो इंजन को कंपेयर करना है. इंजन को कंपेयर करने का क्या मतलब होता है कि फॉर अ गिवन इनपुट हीट हाउ मच इज द आउटपुट वर्क. अगर मैंने दो इंजन को सेम अमाउंट ऑफ हीट इनपुट दिया तो दोनों में से वर्क आउटपुट कितना निकला, वो कंपेयर करना है. तो कंपेयर करते हो विद द हेल्प ऑफ अ फैक्टर कॉल्ड एज इफिशिएंसी विच इज वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट. वैसे तुमको जब रेफ्रिजरेटर को कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर करोगे, तो दिस इज क्वेश्चन ऑफ परफॉर्मेंस, राइट. वो होता है इट इज अ रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, मतलब कितना हीट एक्सट्रैक्ट हुआ और इतने हीट एक्सट्रैक्ट करने को कितना वर्क हुआ. सो बेसिकली इफ यू रिमेंबर इट इज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, किसका रेशियो है, किसका रेशियो है, इट इज अ रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रीजन टू दैट ऑफ वर्क डन. एंड एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, एनर्जी फ्लो डायग्राम दिख ही रहा है, W प्लस QC इक्वल्स टू QH. तो W इक्वल्स टू QH माइनस QC. तो ये आ गया आपका QC अपॉन QH माइनस QC. लेकिन जब तुम बोलते हो हीट एक्सट्रैक्टेड मतलब हीट एब्जॉर्ब, वो कन्वेंशनली फिजिक्स में पॉजिटिव लेते हैं और हीट रिजेक्टेड वो नेगेटिव लेते हैं. तो आपको मिल जाएगा K इक्वल टू QC अपॉन QC माइनस QH. क्लियर. और बाय द वे ये फैक्टर भी जनरल पब्लिक को क्या समझ में आएगा, ये किसने समझेगा. तुम जब लेट अस से यू गो टू मार्केट टू बाय अ रेफ्रिजरेटर, तुम क्या क्या फैक्टर्स कंपेयर करते हो. वॉल्यूम होता ना, छोटा फ्रिज बड़ा फ्रिज, छोटा फ्रिज लिखा होता है 140 लीटर्स, थोड़ा बड़ा होता है 180 लीटर्स. दिस इज स्टैंडर्ड साइज ऑफ रेफ्रिजरेटर, 200 लीटर्स, 220 लीटर्स. बट लीटर मतलब वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम इट कैन कूल डाउन. नंबर 2 फैक्टर क्या होता है, money, how much you have to spend from your pocket to buy, right, correct. Most of the people pay attention on this particular factor. नंबर 3 पता है क्या होता है, जो थोड़ा सा, जिनको थोड़ा सा आइडिया है ना, जिनको नॉलेज है, वो बोलते हैं इसका स्टार रेटिंग बताओ. स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग मतलब लेस अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू कूल अ गिवन वॉल्यूम. मतलब लेस अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड. इसलिए आपको वो सजेस्ट करेगा 5 स्टार रेटिंग है और 3 स्टार रेटिंग है. और आपने पूछना चाहिए, आई गो एंड आस्क क्या डिफरेंस है. बोला कि 5 स्टार रेटिंग है, ये भी उतना ही रीजन कूल करेगा जितना वो करेगा. डिफरेंस इज इट विल कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब द परफॉर्मेंस इज बेटर. तो 5 स्टार रेटिंग वाले AC या रेफ्रिजरेटर दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार. गुड. So you can more or less say the coefficient of performance is star rating of a device, an instrument. Then let us talk about air conditioners. अभी एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर दोनों सेम चीज है. द डिफरेंस इज ओनली इन द वॉल्यूम. रेफ्रिजरेटर छोटा छोटा वॉल्यूम को कूल डाउन करता है, ये बड़े वॉल्यूम को करता है. वर्किंग ऑफ एन AC is exactly similar to that of a refrigerator. They differ only in the volume of the chamber which needs to be cooled down. So I told you for AC 140 लीटर, 160 लीटर, 180 लीटर, 200 लीटर, 220 लीटर डन. कमर्शियल रेफ्रिजरेटर लोगे तो मैक्सिमम 500 लीटर. लेकिन फॉर AC यू कूल डाउन बिग बिग रूम्स, जैसे ये क्लासरूम. तो यहाँ पे अगर मैं रेफ्रिजरेटर लगा दिया ऐसे कि यहाँ पे चलेगा क्या, वो विल नॉट वर्क. नंबर 2 वो डिफरेंस आगे भी आएगा, लेकिन तुमको अभी बता देता हूँ मैं. रिमेंबर जैसे रेफ्रिजरेटर में दो, मतलब एक ट्यूब था
ट्यूब का एक पार्ट उस रीजन में था जिसको तुमको कूल करना है, उसको तुमने क्या नाम दिया था, इवापोरेटर कॉइल। और जो बाहर का पार्ट था उसको बोलते हो तुम कंडेंसिंग कॉइल, बराबर, राइट। तो ये जो एसी है ना, इसको कभी खोल के देखोगे एसी यूनिट, इसके अंदर भी तुमको ट्यूब्स दिखेंगे। The tube which is inside the room is called as evaporator coil, and condensing coil is outside. In this case, it is called as outdoor unit. Outdoor, दरवाजे के बाहर। क्यों? इतना बड़ा वॉल्यूम कूल करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट नीड्स टू बी एक्सट्रैक्टेड। रेफ्रिजरेटर में तुम कंप्रेसर बाहर लगा के आते हो क्या? नहीं ना, यहाँ करना पड़ेगा। गुड। देन in an air conditioner, evaporator coil, cooling coil is inside the room and the condenser is outside the room. Condenser मतलब condensing coil होता है, यहाँ पे वो compressor बोल सकते हो इसको। The air cooled by the evaporator coil is circulated with the help of a fan placed inside the unit of AC. मतलब क्या? एयर कंडीशनर किसको कूल करेगा? जो एयर राइट नेक्स्ट टू द एसी यूनिट है, एसी के जस्ट पास वाला एयर को कूल करेगा। अगर ऐसा होता फिर तुमको याद है क्या, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड, याद है? तो कन्वेंशन नहीं, कन्वेक्शन। कन्वेंशन मतलब रूल्स होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे ही एयर कूल डाउन हुआ, द मॉलिक्यूल स्टार्ट गोइंग डाउन। फिर ऐसा तो जो एसी के नीचे बैठा है उसी को हवा लगना चाहिए, नहीं लगता, उल्टा है, उसको नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फैन होता है विच थ्रोज द एयर आउटसाइड। डू यू रिमेंबर, अवे फ्रॉम इट, डू यू रिमेंबर प्रोजेक्टाइल मोशन सीखा था हमने? 3 टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन थे। ऑब्लिक विच इज ग्राउंड टू ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल विच इज हाइट टू ग्राउंड। तो ये जो कूलिंग प्रोसेस है ना, इसमें जो एयर मॉलिक्यूल का ट्रैजेक्टरी होता है दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और अगर कोविड का पीरियड याद होगा मेरी, तब तो आप 8वीं 9वीं में ही होंगे आई गेस। यू नो दे यूज टू टेल यू कि किसी से बात भी करनी है तो मास्क तो लगाओ, लेकिन फिर भी कुछ 2-3 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करो, बिकॉज द वायरस, ट्रैजेक्टरी ऑफ द वायरस, इट गोज डाउन। अब बात कर रहे हो, वायरस इज कमिंग आउट फ्रॉम योर माउथ, इट इज फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर पाथ, तो द अदर पर्सन शुड नॉट बी अफेक्टेड। यहाँ भी वही है, द कूल एयर गोज लाइक दिस। देन क्या रह गया अब? The performance of air conditioner is defined as performance of air conditioner and performance of refrigerator same है, they differ in the value of it। ये छोटा यूनिट है, वो बड़ा यूनिट है, तो you have the same formula, it is heat extracted upon work done। good। लेकिन you see रेफ्रिजरेटर हो या एसी हो, क्या कर रहा है? कूलिंग कर रहा है। कूलिंग कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। एक सेकंड में कितना हीट एक्सट्रैक्ट कर लिया उसको बोलते हो हीट करंट। क्या बोलते हो? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। वैसे व्हाट इज हीट करंट? हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो द रेट एट विच द हीट इज रिमूव्ड बाय एन एसी इज कॉल्ड एज हीट करंट। डिफाइन कैसे करोगे? सिंपल है, अभी मैंने बताया, इलेक्ट्रिक करंट आई क्यू अपॉन टी होता है, तो ये एच क्या है? ये भी क्यू अपॉन टी है, सिर्फ कौन सा क्यू? हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन टी, हीट रिजेक्टेड नहीं, हीट एक्सट्रैक्टेड, तो क्यू सी बाई टी, तो एच इक्वल्स टू क्यू सी बाई टी। तो व्हाट इज क्यू सी? व्हाट इज क्यू सी? एच इंटू टी, याद रखना। तो क्यू सी का भी क्या लिखोगे? एच इंटू टी। तो हियर यू विल राइट डाउन एच इंटू टी। व्हाट इज पावर? Work upon time. So what is work? Power into time. So you have H upon P as coefficient of performance. Done. Clear? पक्का? Sure? Good. Then what are heat pumps? अब जैसे हमारे कंट्री में तो हीट पंप की जरूरत सिर्फ नॉर्थ में रहने वाले लोगों को लगता है, दोज हू आर इन हिमाचल प्रदेश और हिमालयास के आसपास कश्मीर रीजन में। लेकिन इफ़ यू गो टू यूरोप, स्पेसिफिकली यूरोप क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दे आर वेरी नियर टू नॉर्थ पोल, वहाँ पर टेम्परेचर्स गो वेल बियॉन्ड -0°C, माइनस में आता है। फिर वहाँ पे तुम कभी इमेजिन कर सकते हो क्या एसी लगा के बैठे हैं? वहाँ तो उल्टा प्रोसेस करना है ना,
वहां पे, यहाँ पे तुम हीट को अंदर से एक्सट्रैक्ट करके बाहर डाल रहे हो, उधर उल्टा करना है, हीट को बाहर से एक्सट्रैक्ट करके अंदर देना है। और ये जो पूरा जियोपॉलिटिक्स चलता है, बीइंग स्टूडेंट ऑफ साइंस तुम्हारा ध्यान होना चाहिए उसके ऊपर। हमको दिखता कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। ये जो तुम रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर रहे थे, उसमें फिर सैंक्शंस आ गए, सैंक्शंस आ गए तो यूरोप लटक गया अच्छे से। क्यों लटक गया? ठंड आती है, ठंड, ठंड में उनको हीट पंप चलाने के लिए फ्यूल लगता है, वो फ्यूल रशिया से आता है। रशिया बोला करो, पुट मोर सैंक्शंस, हमारा क्या है। इंडिया ने रशिया से लिया, प्रोसेस करके यूरोप को भेज दिया एट अ हायर रेट। तो दिस ऑल, ये पॉलिटिशियन हमसे ज़्यादा साइंस समझता है उनको। रशिया को पता था, बोलने तो सैंक्शन सैंक्शन मत खरीदो हमसे, आया अभी ठंड आएगी, अपने आप रोते रोते आओगे। हीट पंप इज अ मैकेनिकल डिवाइस, इट रिक्वायर्स फ्यूल, कहाँ से आएगा फ्यूल? तो हीट पंप क्या करता है, लोग क्या करता है वो, इट इज यूज टू हीट अ बिल्डिंग और अ सिमिलर लार्जर स्ट्रक्चर बाय कूलिंग द एयर आउटसाइड। बाहर के एयर को कूल करना मतलब अंदर के एयर को हीट करना। और मैंने पहले ही बताया था, जिस रीजन को कूल करना है वहां पे कौन सा कॉइल होता है, इवापोरेटर कॉइल। अंदर कूल करना है तो अंदर इवापोरेटर कॉइल, और बाहर कूल करना है तो यहाँ उल्टा होता है। अ हीट पंप वर्क्स लाइक अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग इनसाइड आउट। रेफ्रिजरेटर में, एसी में अंदर कूल करते हो, बाहर हीट थ्रो करते हो। इधर उल्टा है, बाहर से हीट लाके अंदर थ्रो करते हो, ऑपरेट्स इनसाइड आउट। देन द evaporator coil are outside and the condensing coil is inside. So the evaporator coil are outside or absorbs heat from the cold air outside. The condenser coils are inside the building. उल्टा लगा दिया बस। गुड। देन द रिलीज हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द आउटसाइड टू द एयर इनसाइड द बिल्डिंग, द हीट पंप्स। जैसे वाटर पंप, ये और वाटर पंप, द वर्किंग इज एग्जैक्टली सिमिलर। अब बोलोगे कैसे कैसे सिमिलर, व्हाट इज अ वाटर पंप डू? वाटर पंप मतलब मैं हैंड पंप की नहीं बात कर रहा हूँ, वो भी तुम इमेजिन कर सकते हो, बट नॉर्मली व्हाट इज अ वाटर पंप, मोटर क्या करता है? क्या करता है? पानी को एक लोअर हाइट से एक हायर हाइट पे लेके जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे नेचुरली हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, वैसे नेचुरली वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी मतलब हायर हाइट टू लोअर हाइट। जैसे हीट कैनॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर ऑन इट्स ओन, वैसे ही वाटर कैनॉट फ्लो फ्रॉम लोअर हाइट टू हायर हाइट ऑन इट्स ओन। तो वाटर पंप क्या करता है, लोअर हाइट से हायर हाइट लेके जाता है। तुम्हारे घर में मोटर लगाती है इसके लिए तुम? यू सी, अगर तुम्हारे घर में कॉर्पोरेशन का पानी आया तो इन सम केसेस तुमको मोटर चालू करना ही नहीं पड़ता है, पानी डायरेक्ट आ जाता है। क्यों? इनके जो टैंक्स होते हैं ना, रिजर्व्स, आगे रोड पे जाके देखो, दे आर एट अ वेरी लार्ज हाइट। उन्होंने जैसे वहां से प्रेशर रिलीज किया, मतलब वॉल ओपन किया, इट कम्स टू योर हाउस बट इट कम्स टू द ग्राउंड लेवल। फिर वहां से तुम उसको ऊपर लेके जाओगे विद द हेल्प ऑफ वाटर पंप्स, मतलब मोटर। तो हीट पंप क्या है? वाटर पंप वाटर को पंप करता है, हीट पंप हीट को पंप करता है। तो इट्स द सेम थिंग। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। तो मैंने बताया था आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के तीन स्टेटमेंट है, उसमें से मैंने एक ही बताया था। तीन स्टेटमेंट मतलब एक जनरल स्टेटमेंट है, दो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स है। व्हाट इज जनरल स्टेटमेंट? हीट कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन फ्रॉम कोल्डर रीजन टू हॉटर रीजन, वर्क नीड्स टू बी डन। लेकिन ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तुम दो जगह पे अप्लाई कर रहे हो, एक कर रहे हो हीट इंजन में और एक कर रहे हो तुम रेफ्रिजरेटर में। इसलिए दो स्टेटमेंट बनेंगे, एक होगा इंजन स्टेटमेंट और एक होगा रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट। इंजन स्टेटमेंट को फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट को सेकेंड फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और सेकेंड स्टेटमेंट को पता है
क्लॉशियस स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉशियस स्टेटमेंट। So let us go through, पहले तो we'll see what are the limitations of first law। अब limitations क्यों देख रहे हैं हम लोग? Second law of thermodynamics, it is based on the shortcomings of first law of thermodynamics। Second law of thermodynamics क्यों आया? क्योंकि पहले फर्स्ट लॉ में कुछ बेसिक प्रॉब्लम थे। तो लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics tells us that heat can be converted to work and work can be converted to heat। सही है, सही है। What is the first law of thermodynamics? Mathematical statement, Q equals to delta U plus W। अगर डेल्टा U जीरो हो गया, मान लो जीरो हो गया, होता है ना आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो Q इक्वल टू क्या है? W। Q इज हीट, W इज वर्क। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्या बताता है? हीट कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क एंड वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट। सो दिस इज व्हाट इट टेल्स यू। हीट का कन्वर्जन वर्क में हो सकता है, वर्क का कन्वर्जन भी हीट में हो सकता है। तो ये टू वे प्रोसेस है, बट इट हैज लिमिटेशंस। लिमिटेशन क्या है? सबसे पहले, इट डज नॉट टेल यू विच पर्टिकुलर प्रोसेस इज इन्वॉल्व। तुमको सिर्फ बता दिया कि Q इक्वल टू W, हीट कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क, वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट, बट डज दैट मैथमेटिकल स्टेटमेंट टेल्स यू कि हीट का कन्वर्जन वर्क में या वर्क का कन्वर्जन हीट में कौन से प्रोसेस के थ्रू हुआ? इट डज नॉट टेल यू कि आइसोबारिक था, आइसोपोरिक था, आइसोथर्मल था, एडियाबैटिक था, कि पॉलीट्रोपिक था। तो ये पहला शॉर्टकमिंग है। नंबर टू, it predicts that the heat can flow on its own from a region of higher temperature to a region of lower temperature। ये सही है, सही है ये। लेकिन you see, इसी का और एक मतलब होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको सिर्फ इतना बताता है, heat will flow when there is temperature difference। जब दो बॉडीज में टेम्परेचर का डिफरेंस हो तो हीट फ्लो होगा। उसने आपको ये नहीं बताया थी हॉटर से कोल्डर जाएगा कि कोल्डर से हॉटर जाएगा। It just tells you heat flows if there's difference of temperature between two bodies। तो इसका तो दोनों मतलब हो सकता है ना। It predicts that heat can flow on its own from region of higher temperature to a region of lower temperature। Also it predicts that the heat can flow on its own from a region of lower temperature to a region of higher temperature। First law of thermodynamics। ये तुमको सेकेंड लॉ ने बताया कि heat on its own cannot flow from colder region to hotter region। फर्स्ट लॉ का जो प्रिडिक्शन है वो आपको ये बताता है डिफरेंस इन टेम्परेचर है क्या है, हीट फ्लो होगा। कहाँ से कहाँ होगा कुछ नहीं पता। हॉटर से कोल्डर, यस, कोल्डर से हॉटर, यस। सेकेंड लॉ ने तुमको बताया हीट कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी ऑन इट्स ओन, वर्क करना पड़ेगा, ओके। बट प्रैक्टिकली हीट कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर। Also, according to first law of thermodynamics, this is very important. Heat can be completely converted to work, and also work can be completely converted to heat। बराबर? मैं नहीं बोल रहा, ये स्टेटमेंट बोल रहा है। Heat can be completely converted to work, and work can be completely converted to heat। ऐसा होता तो तुम्हारे सारे इंजन एफिशिएंसी 1 होता। जितना हीट दिया पूरा वर्क में कन्वर्ट हो गया, ऑल आइडियल इंजन। ऐसा होता तो आपकी गाड़ी में फ्यूल का रिक्वायरमेंट कम होता। जो पुट फ्यूल बहुत सारा एवरेज मिल रहा है तुमको, वैसा होता नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क एंड वर्क कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू हीट। वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू हीट, दैट इज ट्रू, बट हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क। सम पार्ट ऑफ हीट विल नेवर बी एबल टू ट्रांसफॉर्म इनटू वर्क। तो ये शॉर्टकमिंग्स है, बट वी नो दैट प्रैक्टिकली देयर इज नो इंजन विद एफिशिएंसी 100%, मतलब 1 एफिशिएंसी का इंजन नहीं है, विच मीन्स हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क। यहाँ तक क्लियर? अब अगर आपको ये शॉर्टकमिंग्स पता होंगे, दो शॉर्टकमिंग्स, कौन से दो? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पहला प्रेडिक्शन ये बोलता है हीट कैन फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर रीजन टू हायर टेम्परेचर रीजन ऑन इट्स ओन, जो सही नहीं है। और सेकंड प्रेडिक्शन ये बताता है कि हीट का कंप्लीट कन्वर्जन वर्क में होता है, वो भी सही नहीं है। अगर वैसा होता तो सिंक की जरूरत ही नहीं पड़ती तुमको हीट रिजेक्ट करना ही नहीं पड़ता। तो बेस्ड ऑन दीज टू शॉर्टफॉल्स, शॉर्टकमिंग्स,
यू हैव सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसका पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट फॉर्म जिसको तुम इंजन लॉ, इंजन स्टेटमेंट भी बोलते हो, राइट, जिसको तुम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी बोलते हो। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड QH, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था? हॉट रिजर्वायर, क्योंकि तुम इंजन की बात कर रहे हो, सोर्स से, कैन नेवर बी कन्वर्टेड कंप्लीट टू वर्क, some amount of heat is always rejected to the cold reservoir. That is the first statement या फिर first form of second law of thermodynamics. The heat QH extracted from the source hot reservoir can never be completely converted into work. Some amount of heat QC will always be rejected to the sink. तो ये तुम जो देख रहे हो ये प्रैक्टिकल हीट इंजन है। प्रैक्टिकल हीट इंजन में क्या होता है, जितना हीट एक्सट्रैक्ट हुआ, राइट, उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ और बाकी बाकी सिंक को रिजेक्ट हुआ। अगर इमेजिन आइडियल हीट इंजन होता तो आइडियल हीट इंजन में क्या होता, क्या होता, सोचो सोचो क्या होता, जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, एक्सट्रैक्ट हुआ, पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हुआ, वर्क में। तो कोल्ड रिजर्वायर को कुछ रिजेक्ट होता क्या, तो वो ऐसा दिखता फिर। और लुक एट द विड्थ, मैंने बताया था ये हीट पाइपलाइंस है, इसका विड्थ का भी कुछ मतलब होता है, जितना ज़्यादा विड्थ मतलब उतना ज़्यादा एनर्जी। तो यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्टेड का एक पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ, बाकी पार्ट रिजेक्ट हुआ। तो इन दोनों का विड्थ अगर ऐड करोगे, किसका, QC और W का, दैट विड्थ शुड बी इक्वल टू QH। और वो तो तुमने ऑलरेडी लिखा, फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा था कि नहीं, QH इक्वल्स टू W प्लस QC। अगर आइडियल इंजन होता, परफेक्ट इंजन, तो जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ पूरा का पूरा वर्क आउटपुट है, कोल्ड रीजन को कुछ गया ही नहीं, नथिंग गोज टू द सिंक, राइट। तो ऐसे टाइप का तुमको एनर्जी फ्लो डायग्राम कहीं देखने को मिलेगा नहीं। क्लियर? देन यू हैव सेकेंड फॉर्म विच इज रेफ्रिजरेटर लॉ, विच इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये प्लैंक स्टेटमेंट नहीं है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट नहीं है, इसको हटा दो, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट। तो ये रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट ही है, इट इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेटर लॉ और रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट और सेकेंड फॉर्म और क्लॉसियस स्टेटमेंट। व्हाट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट? हीट कैन नेवर फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर स्पॉन्टेनियसली, मतलब ऑन इट्स ओन, अपने आप तो नहीं जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क मस्ट ऑलवेज बी डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। मतलब तुम जब तक वर्क नहीं करोगे तब तक कोल्ड रीजन से हीट एक्सट्रैक्ट होके कहाँ नहीं जाएगा, हॉट रीजन पे। ये क्या है, ये प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर है। अगर मैं आइडियल की बात करूं, अपने आप ही हीट जा रहा है कोल्ड रीजन से हॉट रीजन, मतलब वर्क डन करना पड़ा ही नहीं। अच्छा है, ऐसा नहीं है, गुड फॉर अस। मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बता देता हूँ। क्या होता है ना, अगर अगर ऐसा होता, अपने आप ही हीट फ्लो हो रहा है, तुम रहने के लिए घर तो बनाओगे, घर बनाओगे मतलब यू विल पुट वॉल्स एंड एटलीस्ट अ स्लैब। तुमने उतना भी कर दिया तो अंदर का टेम्परेचर बाहर के कंपेरिजन में थोड़ा सा तो कम हो ही जाएगा। एंड द मोमेंट द टेम्परेचर इनसाइड इज लेस देन आउटसाइड, एंड इफ हीट अपने आप ही फ्लो होता फ्रॉम कोल्डर रीजन टू हॉटर रीजन, तो तुम रह ही नहीं पाओगे, हीट निकलते ही जाएगा, निकलते ही जाएगा, द टेम्परेचर विल फॉल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब तुम्हारा घर ही बन गया रेफ्रिजरेटर, इनसाइड इज कोल्डर। गुड कि ऐसा नहीं होता है, गुड कि ऐसा ही होता है। अभी एसी में ठंड लगती है तो बोलते हो एसी बंद कर दो, मैंने बंद कर दिया, थोड़े देर टाइम में नॉर्मल हो गया टेम्परेचर, बाहर का अंदर का मोर और लेस सेम हो गया। नहीं तो मैं एसी बंद भी कर देता तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठंडा ही है। दैट इज गुड फॉर अस। क्लियर यहाँ तक? पक्का? नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू go ahead with ideal heat engine. Remember I told you एक पर्टिकुलर टाइप का इंजन है जिसको हम बोलते हैं आइडियल हीट इंजन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? आइडियल हीट इंजन। कौन सा इंजन?
कार्नोट्स इंजन। तो कार्नोट्स इंजन इज आइडियल हीट इंजन। और जैसे ही मैंने बोला आइडियल हीट इंजन, तो आइडियल हीट इंजन में वर्किंग सब्सटेंस कौन होता है? वर्किंग सब्सटेंस कौन होता है? वर्किंग सब्सटेंस कौन होता है? आइडियल गैस। कौन होता है? आइडियल गैस। तो भूलना मत अब। तो लेट अस नाउ डिस्कस सेकेंड टाइप ऑफ हीट इंजन। पहला जनरल हीट इंजन था। जनरल इज जनरल। जनरल मतलब वो सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये है आइडियल इंजन। आइडियल इंजन में दो चीज़ें रहती है, एक तो वर्किंग सब्सटेंस इज आइडियल गैस, नंबर टू एफिशिएंसी 100%। मतलब जितना हीट इनपुट होगा उतना वर्क आउटपुट होगा। तो बेसिक आइडिया तो तुमको पता ही है। ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लेन व्हाट अ हीट इंजन इज एंड कंप्यूट इट्स थर्मल एफिशिएंसी। तो तुमको पता ही है व्हाट इज अ हीट इंजन, यू नो इट इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स हीट इनटू वर्क। तो तुमको पता ही है हीट इंजन इज अ डिवाइस by which a system is made to undergo a cyclic process. याद है क्या? The working substance goes through various stages and performs a cyclic process that results in the conversion of heat into work. बराबर? Good. Then because ये सब तुम्हारा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी I will slow down. Then you remember what were the basic elements of a heat engine? एक सोर्स था, सोर्स। So different parts of heat engine are source, which is also called as hot reservoir. Hot reservoir or source is a material, मतलब it is basically some kind of material kept at high temperature and having infinite thermal capacity. Infinite thermal capacity मतलब तुम चाहो उससे उतना हीट निकाल लो, उसका टेम्परेचर कम नहीं होने वाला। और इन्फिनाइट थर्मल कैपेसिटी का और एक मतलब होता है तुम चाहे उतना हीट दे दो, उसका टेम्परेचर बढ़ने भी नहीं वाला। तो सिंक का भी थर्मल कैपेसिटी इन्फिनाइट होगा। सिंक, कोल्ड रिजर्वायर, any amount of heat can be taken from it without changing its temperature. करेक्ट? और ये सारे नोट्स मैं आपको दूंगा बिकॉज इट्स मेड वेरी सिंपल। तुम अगर को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, इट इज बेस्ट, वेरी सिंपल। दूसरा कौन था? सिंक। कोल्ड रिजर्वायर और सिंक इज अ मटेरियल केप्ट एट लो टेम्परेचर हैविंग infinite thermal capacity. Any amount of heat can be given to it without changing its temperature. बराबर? Then what is working substance? You remember working substance is a material which converts heat energy into work. किस में रखा था तुमने इसको? सिलेंडर फिटेड विद अ टाइट मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। और याद है आपको लोअर साइड ऑफ द सिलेंडर वाज कंडक्टिंग, याद है क्या? तो द लोअर साइड ऑफ द सिलेंडर विल बी थर्मली कंडक्टिंग, ओनली द लोअर साइड। देन insulating stand, it insulates the working substance from the thermal contact with the surroundings. This is used for performing adiabatic process. तो इसलिए मैंने बोला ना वो कर्व, वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन ऑन द गैस, वो एडियाबैटिक है कि नहीं वो बाद में बात करेंगे। तुमने जैसे बोला द स्टैंड इज इंसुलेटिंग, इट वाज वेरी क्लियर कि दो स्ट्रोक तुम्हारे एडियाबैटिक आने वाले हैं। इसमें भी दो स्ट्रोक क्या आने वाले हैं? एडियाबैटिक। अब डिफरेंस क्या है? आई विल ऑफकोर्स गो अहेड, लेकिन डिफरेंस बताता हूँ। जो जो जनरल हीट इंजन था उसमें जो इनिशियल स्टेज ए था, ए से बी गया था, फर्स्ट स्ट्रोक क्या था? वो हीट एब्जॉर्प्शन, यस। लेकिन इट वाज आइसोकोरिक, मतलब द सिस्टम वर्किंग सब्सटेंस वाज एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सोर्स विदाउट द मूवमेंट ऑफ पिस्टन, वॉल्यूम वाज कांस्टेंट। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे पहला स्ट्रोक अलग है। विल गो टू दैट स्ट्रोक। डू यू रिमेंबर मैंने आपको ऐसे 4 ब्लॉक भी दिखाए थे। देयर वाज अ सोर्स एट हायर टेम्परेचर T1 या फिर TH या फिर TH, और सिंक एट लोअर टेम्परेचर T2 या फिर TC, इंसुलेटिंग स्टैंड, देन यू हैव वर्किंग सब्सटेंस। आइडियल हीट इंजन में वर्किंग सब्सटेंस इज एन आइडियल गैस, यू हैव अ पिस्टन हियर, बराबर। देन ये एनर्जी फ्लो डायग्राम तुमको ये पता ही है। जितना भी हीट एक्सट्रैक्ट हुआ QH, उसका एक पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ, बाकी रिजेक्ट हो गया। तो तुमको ये एनर्जी फ्लो डायग्राम पता है। So Carnot engine is an ideal heat engine whose efficiency is maximum. In Carnot engine, Carnot cycle is used. अब Carnot cycle क्या देखते हैं? One by one we will see what is the Carnot cycle. तो मैं डायरेक्ट साइकिल पे आता हूँ। सबसे पहले हीट इंजन
या रेफ्रिजरेटर, कार्नोट इंजन या कार्नोट रेफ्रिजरेटर, जनरल हीट इंजन या फिर स्टर्लिंग हीट इंजन, इनमें चार चार स्ट्रोक होने ही वाले हैं। तो चार प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो ये सारे के सारे 4 स्ट्रोक्स है। चार रहेंगे, भूलना मत। तो इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑपरेशन देयर आर 4 डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले यू ब्रिंग द वर्किंग सब्सटेंस इन कॉन्टैक्ट विद द सोर्स। मतलब तुमने सिलेंडर को रख दिया सोर्स के ऊपर, सोर्स है हायर टेम्परेचर पे, वर्किंग सब्सटेंस है इस केस में आइडियल गैस, लोअर टेम्परेचर पे हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, सोर्स टू आइडियल गैस, सोर्स टू वर्किंग सब्सटेंस। बट इस केस में तुम पिस्टन को फिक्स नहीं रखते हो, द पिस्टन इज अलाउड टू मूव। मतलब हो क्या रहा है, सोर्स से हीट आया गैस के पास, और जितना भी हीट गैस के पास आया उसका क्या हो गया, वर्क डन। क्या हो गया, वर्क डन, राइट। तो गैस ने खुद के पास कुछ रखा क्या, नहीं। तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, नहीं। लेकिन पिस्टन कहाँ जा रहा है, ऊपर। पिस्टन का ऊपर जाना मतलब क्या होना, एक्सपांशन। और यहाँ पे एक्सपांशन हुआ विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या बोलोगे, आइसोथर्मल एक्सपांशन, राइट। सो पहला स्ट्रोक यहाँ पे है आइसोथर्मल एक्सपांशन। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब वो पूरा कर्व जो तुम ड्रॉ करने वाले हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर कम होगा, बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल बिकॉज योर सेम टेम्परेचर इज कांस्टेंट, पिस्टन इज मूविंग अप, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज गोइंग डाउन, राइट। सिर्फ इतना नहीं है, तुमने जैसे बोल दिया आइसोथर्मल एक्सपांशन, यू नो दैट V2 इज ग्रेटर देन V1 क्योंकि एक्सपांशन है, फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। मतलब यू नो दैट वर्क इज डन बाय द गैस, मतलब यू नो दैट वर्क डन इज पॉजिटिव, and you know that work done is area under the curve of the graph, and you should also know that जो PV डायग्राम आएगा उसको तुम आइसोथर्म बोलने वाले हो। मतलब वो A से B स्टेट तक जाओगे तो पूरे के पूरे लाइन पे टेम्परेचर विल बी सेम। At first the working substance is kept in contact with the source, the piston of the cylinder is moved outwards, the gas expands at constant temperature, the amount of heat Q1 is absorbed from the source to make the temperature constant, the volume increases and pressure decreases. This is called as isothermal expansion, and indicator diagram पे this is what you have। और मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ रहा है, प्रेशर कम होगा, हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। देखो P1 V1 T1 बट P2 V2 T1, मतलब ये जो लाइन है ये आइसोथर्म है, कौन है, ये आइसोथर्म है, मतलब टेम्परेचर इज सेम। और अगर ये समझ में आया तो जेई नीट में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं, इससे आएगा, वो भी हम लेंगे। यू हैव टू रियलाइज दैट द फर्स्ट स्ट्रोक इज आइसोथर्मल एक्सपांशन, मतलब द फर्स्ट लाइन दैट यू आर ड्राइंग इज एन आइसोथर्म, मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट, बराबर, करेक्ट। और ये प्रोसेस ना, प्रोसेस सेम ही है, कोई भी इंजन हो। पहले तुमने किसके कॉन्टेक्ट में लाया, सोर्स, अब तुम इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखने वाले हो। इंसुलेटिंग स्टैंड सेंटर में इमेजिन कर लो, राइट साइड में सोर्स है, लेफ्ट साइड में सिंक है, राइट। सोर्स, इंसुलेटिंग स्टैंड, सिंक, इंसुलेटिंग स्टैंड, एक साइकिल कंप्लीट। सोर्स, इंसुलेटिंग स्टैंड, सिंक, इंसुलेटिंग स्टैंड, दूसरा साइकिल कंप्लीट। अब तुम सोर्स पे थे, अब कहाँ होगे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे। इंसुलेटिंग स्टैंड पे जैसे आया, एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग इज कट ऑफ, मतलब प्रोसेस क्या बन जाएगा, एडियाबैटिक, एंड द पिस्टन is still allowed to go up, तो expansion, तो adiabatic expansion। remember refrigerator, adiabatic, isobaric, adiabatic, यहाँ पे isothermal adiabatic, isothermal adiabatic, ऐसा रहेगा ये। तो इस केस में अभी पिस्टन ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग इज नॉट अलाउड, एडियाबैटिक एक्सपांशन है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, बट दिस टाइम द टेम्परेचर विल आल्सो डिक्रीज बिकॉज gas is not able to take the heat from outside but it is using its heat to do work, मतलब the gas will cool down। The lower conducting side of the cylinder is kept in contact with the insulating stand, the piston of the cylinder is moved outwards, the gas expands such that no heat enters the system or leaves from it, the volume increases, pressure decreases,
temperature also decreases from T1 to T2. This is called as adiabatic expansion. Look, P2 V2 T1, P3 V3 T2. तो पहले केस में पूरे लाइन पे टेम्परेचर सेम था, आइसोथर्म था. यहाँ पे बी टू सी आने में टेम्परेचर चेंज हो रहा है. क्लियर यहाँ तक? तो मैंने क्या बोला था? सोर्स, इंसुलेटिंग स्टैंड, सिंक, राइट? सिंक. अब तुमने सिलेंडर को सिंक के ऊपर रख दिया, मतलब अब क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा गैस से सिंक को, गैस से सिंक को, बराबर? गुड. बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर. तो टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हो लेकिन तुम पिस्टन को नीचे मूव कर रहे हो. पिस्टन को नीचे मूव कर रहे हो, वॉल्यूम कम हो रहा है. वॉल्यूम कम होगा तो कंप्रेशन होगा. लेकिन इस केस में ये कंप्रेशन क्या है? आइसोथर्मल. क्यों? जितना तुमने वर्क किया पिस्टन को नीचे मूव करने में, वर्क हुआ ना कि अपने आप हो गया नीचे. जितना वर्क हुआ वो पूरा का पूरा वर्क किसको चला गया? सिंक को, है ना? फिर पूछने वाले भी पूछते हैं, फिर किया ही क्यों? किया ही क्यों? अगर मैं वर्क कर रहा हूँ और वर्क सिंक को ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ? वो साइक्लिक प्रोसेस है. तुमको तीनों पैरामीटर सोचने हैं. पीवीटी, तुमने पहले केस में वॉल्यूम को बढ़ने दिया, तुमने दूसरे स्ट्रोक में भी वॉल्यूम को बढ़ने ही दिया. मतलब योर सिस्टम is at higher volume compared to initial. You will have to bring it back to same volume again, and to bring at the same volume you will have to push the piston down. But when you push the piston down, remember it will end up hitting the gas, and you don't want to do that क्योंकि तुमने हीट एब्जॉर्प्शन तो पहले ही कर लिया ना. वापस से हीट क्यों ले रहे हो? तो रिजेक्ट करो. किसको रिजेक्ट करोगे? सिंक को. So the cylinder is kept in contact with the sink. The piston of the cylinder is moved inwards. The gas is compressed at constant temperature. The excess heat produced will flow to the sink to make the temperature constant. The volume decreases. Volume decrease होना मतलब pressure increase होना. मतलब ग्राफ तुम्हारा वापस से अभी राइट से लेफ्ट आ रहा है. पहले लेफ्ट टू राइट जा रहा था, अभी राइट से लेफ्ट आ रहा है. This is called as isothermal compression. So you have isothermal compression here. Isothermal, adiabatic, isothermal, adiabatic. एक्सपांशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन. तो हैव अ गेस, लास्ट में क्या होगा? भाई आइसोथर्मल है, इधर T2 तो इधर भी T2. सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हुई. अब ये उठा के तुमने किसके ऊपर रख दिया? इंसुलेटिंग स्टैंड. अब वापस तुम पिस्टन को नीचे मूव कर रहे हो. क्यों? इनिशियल स्टेट तक गया क्या? यहाँ चाहिए ना, साइक्लिक प्रोसेस है, राइट? तो पिस्टन इज मूव डाउन, बट दिस टाइम द गैस इज कट ऑफ फ्रॉम द सराउंडिंग. तो जो भी वर्क होगा वो गैस खुद के पास रखेगा. टेम्परेचर विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज, प्रेशर विल इंक्रीज, एंड that will be adiabatic compression. The cylinder is kept in contact with the insulating stand. The piston of the cylinder is moved inwards. The gas is compressed such that no heat enters or leaves from it. The volume decreases, pressure increases, the temperature also increases from T2 to T1. This is called as adiabatic expansion. It is represented by the curve dA. Correct? पक्का? अब जब तुम पूरा फुल साइकिल देखोगे, इट विल लुक लाइक दिस. A to B isothermal expansion, B to C adiabatic expansion, C to D isothermal compression, and D to A adiabatic compression. What is the work done in one complete cycle? Area of the loop. Correct? Good. Then अभी ये तो चलो ठीक है, तुमको पता तो है एरिया ऑफ द लूप, लेकिन जो तुमको पता नहीं और जो मैंने यहाँ भी दिया नहीं वो मुझे देना पड़ेगा. क्या नहीं लिखा मैंने, पता है? आई वॉन्टेड यू टू वर्क ऑन दिस, बट एनीवेज लेट अस सी इफ यू रिमेंबर विच वॉज द फर्स्ट स्ट्रोक. जल्दी. आइसोथर्मल एक्सपांशन. और to make things simpler for you, I will write down the values of parameter also. You have P1, V1, T1, which transforms to P2, V2, T1.
तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, दिस पार्ट इज ए टू बी ऑफ द कंप्लीट पीवी डायग्राम। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? nRT, यहाँ पे T1 क्योंकि यहाँ पे T1 टेम्परेचर है, log of V2 by V1। गुड, देन यू हैव द सेकेंड पार्ट। और बाय द वे ये पॉजिटिव वर्क आएगा, क्यों? एक्सपांशन है, V2 इज ग्रेटर देन V1 है, राइट? तो लॉग ऑफ बड़ा नंबर माइनस लॉग ऑफ छोटा नंबर, तो ये पॉजिटिव है, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। देन यू हैव व्हाट? एडियाबैटिक expansion, and this part is B2C, and remember this time B2C, B2C, P2 V2 T1 will transform into P3 V3 T2, and this is adiabatic. Do you remember work done in an adiabatic process? In terms of temperature बोलोगे तो भी चलता है, 1/1 माइनस गामा T2 माइनस T1, या फिर 1/1 माइनस गामा P3 V3 माइनस P2 V2। यहाँ पे कौन होता है याद है क्या? यहाँ कौन होता है, यहाँ कौन होता है याद है क्या? NR, बराबर। NR छोड़ मत देना, यहाँ नहीं लिखते हो क्योंकि PV इक्वल्स टू NRT होता है, तो ये NR बाहर आ गया। देन you have the third part, isothermal compression, isothermal compression, this is from C to D। C पे वैल्यूज थे P3 V3 T2, वो बन जाएगा P4 V4 T2, good। and then of course it is isothermal, so you know what is isothermal, nRT2 log of V4 by V4। अबे नेगेटिव वर्क है क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, वर्क डन ऑन द गैस है, और दिख भी रहा है V4 इज लेस देन V3 क्योंकि तुमने कंप्रेस किया, तो V4 इज लेस देन V3, तो V4 ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, लॉग ऑफ छोटा नंबर अपॉन बड़ा नंबर इज नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव आएगा, दिस इज नेगेटिव, गुड। Then you the last part, what is last part? बता दो। एडियाबैटिक कंप्रेशन है क्योंकि तुमको अब टेम्परेचर भी चेंज करना है। D2A क्या था? P4 V4 T2 था, वो बन गया P1 V1 T1, गुड। What is the work done in an adiabatic process? वही सब NR upon 1 minus gamma T final minus T initial। यहाँ पर T final is T1, T initial is T2। This is equals to 1/1 minus gamma final is P1 V1 and initial is P4 V4। This is what you have। So total work done in one complete cycle of a Carnot's engine is work done from A to B plus work done from B to C plus work done from C to D and plus work done from D to A। तो ये सबको ऐड करना पड़ेगा आपको, तो सबको ऐड करके जो भी आएगा दैट इज द फाइनल वर्क डन। आई नॉट डू दैट नाउ, तुमको ऐड करना है, यू विल गेट द वर्क डन इन वन साइकिल, दैट इज द एरिया ऑफ द लूप, करेक्ट। अब बोला कि सब तो ऐड होते जा रहा है, सब नहीं ऐड हो रहा, वर्क डन कुछ नेगेटिव भी आने वाले हैं, तो दो टर्म्स नेगेटिव आएंगे आपके। देन ऑफ कोर्स इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का वही डेफिनेशन है जो रहता है हमेशा, इट इज वर्क डन अपॉन हीट इनपुट। हीट इनपुट क्या था? Q1 या फिर QH, तो W इज वर्क डन, और आपको याद है, याद होना ही चाहिए क्या, ये वही चीज़ है सब, W अपॉन Q1, W क्या था? QH माइनस QC, मतलब Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो कितना हो गया? 1 माइनस Q2 बाय Q1, वही लिखा है। और अगर आपको याद होगा हीट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इसी को तुम लिख लोगे 1 माइनस T2 बाय T1, तो हो गया ये वर्क डन।
of efficiency of Carnot engine. So Carnot engine is purely an imaginary engine, but all real engines are constructed based on the Carnot cycle. मतलब क्या करते हैं, दे ट्राई टू रेप्लिकेट, वो करते हैं ऐसी कोशिश कि ये जो पीवी डायग्राम बना, कार्नोट साइकिल बना, जितना इंजन इस कार्नोट साइकिल जैसा दिखेगा उतना इफिशिएंसी ज़्यादा होगा. यू कैन नॉट प्रोड्यूस प्रैक्टिकल इंजन विद अ कार्नोट साइकिल, होता ही नहीं है. थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं और थोड़े बहुत चेंजेस वो स्टर्लिंग इंजन में दिखेगा तुमको, बट कोशिश रहती है दैट दे शुड बी एबल टू डू दिस. होगा कभी नहीं. क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स दिस इज अ परफेक्ट इंजन जिसमें इफिशियंसी 100%, वो तो कभी नहीं होने वाला. नो अदर इंजन कैन हैव सेम इफिशियंसी एज दैट ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर रेंज. सेम टेम्परेचर रेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर रेंज? द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, इसको बोलते हैं टेम्परेचर रेंज. तो अगर आपको ऐसा बोल दिया इंजन वर्क्स बिटवीन 100 केल्विन टू 1000 केल्विन, तो 100 केल्विन इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड 1000 इज ऑफ सोर्स, उसको टेम्परेचर रेंज बोलते हैं. गुड. सो दैट्स ऑल अबाउट कार्नोट इंजन. अब जो बाकी थोड़ा बहुत बाकी है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे.